एवरीवन, आज हम ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स पढ़ेंगे। इसमें हमने जो आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व थे उनके बारे में पढ़ लिया था, उसके कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे। हमें मालूम है जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जो आरएनए पॉलीमरेज है वो सिर्फ एक काइंड का था, राइट, एक ही टाइप का था। लेकिन यूकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज हैं वो 3 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और वो 3 अलग अलग तरीके के आरएनएस की यूनिट्स को बनाते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया है। अभी मैं सिर्फ आपको ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स बता रही हूँ कि क्या प्रोसेस क्या है उसमें होने का। In eukaryotes, multiple form of DNA dependent RNA polymerase are responsible for the synthesis of cellular RNA। ये हमने पहले ही पढ़ा है। मैंने आपको बताया है कि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज के कई टाइप जो हैं जिम्मेदार होते हैं आरएनए को बनाने के लिए, ठीक है। और इनका जो स्ट्रक्चर है, इनका फंक्शन है, इनकी जो लोकलाइजेशन है वो अलग अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया था आरएनए पॉलीमरेज, अगर आपको यहाँ ध्यान होगा तो इससे पहले मैंने आपको बताया था जो आरएनए पॉलीमरेज है फर्स्ट है वो राइबोसोमल आरएनए के लिए बनाने के लिए जिम्मेदार है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड वो आपका हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए या प्रोटीन कोडिंग जीन्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड वो ट्रांसफर आरएनए और 5S राइबोसोमल आरएनए को बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अलग अलग तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं और वो अलग अलग तरीके के आरएनएस को बनाते हैं, ठीक। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझा रखा है। अभी जो है इसके बाद हम इसकी आउटलाइन पढ़ते हैं कि इसमें क्या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो सिग्मा फैक्टर है और जो कोर एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं, ठीक है। दोनों एक साथ आएंगे। आरएनए पॉलीमरेज के हिस्से हैं सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम, ये दोनों आपस में मिलेंगे और पूरा का पूरा क्या बना लेंगे, आरएनए पॉलीमरेज बनाएंगे। आरएनए पॉलीमरेज अटैचेस टू इनिशिएशन साइट। अब आपको मालूम है हमेशा आरएनए पॉलीमरेज कहाँ से जुड़ता है, इनिशिएशन साइट से जुड़ता है। दैट मीन जो प्रमोटर साइट है वहां से जाकर के जुड़ेगा। डीएनए अनवाइंड एंड कोर एंजाइम कैटालाइजेस सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। डीएनए जो है वो अनवाइंड होगा, खुलेगा, लोकली अनवाइंडिंग होगी और उसके पास कोर एंजाइम आकर के जुड़ेगा और सिग्मा फैक्टर वहां से फिर हट जाएगा, ठीक है। और कोर एंजाइम ही जो है एमआरएनए को बनाने का काम करेगा और जो सिग्मा फैक्टर है वो कोर एंजाइम से अलग हो जाएगा। अभी मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। द आरएनए चेन ग्रोज लॉन्गर, फिर धीरे धीरे आरएनए की चेन जो है वो कोर एंजाइम के थ्रू लंबी होगी। द टर्मिनेशन ऑफ चेन ग्रोज एट टर्मिनेटर साइट ऑफ बाय रो फैक्टर। और जो टर्मिनेशन है, ये जो चेन बढ़ रही है आरएनए की, इसका जो टर्मिनेशन होगा वो एक टर्मिनेटर साइट होगी जहां पर रो फैक्टर आएगा, वो उसको टर्मिनेट करने का काम करेगा। ये डायग्राम से समझ लीजिए इसे। ये देखिए, ये आपका डीएनए स्ट्रैंड है एक, ठीक। ये आपका आरएनए पॉलीमरेज है। कौन कौन मिलकर के आरएनए पॉलीमरेज बना रहे हैं, कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये इनिशिएशन साइट है, यहाँ से आपका आरएनए बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है और ये यहाँ पर एंड होगा, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आप देख रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज आकर के इनिशिएशन साइट में जुड़ गया है, ठीक। अब आरएनए पॉलीमरेज जब जुड़ गया, थोड़ा सा आगे रिएक्शन जब इनिशिएशन हो जाएगा, एमआरएनए का बनना शुरू हो जाएगा, तो सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाएगा। अब आगे का जो काम है वो सिर्फ कोर एंजाइम करेगा। अब आप देख रहे होंगे धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप में कोर एंजाइम के आगे आगे बढ़ रहा है। डीएनए की अनवाइंडिंग में यहाँ पहुंच गई है और यहाँ से देखो आरएनए की चेन लंबी होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक। और यहाँ पर देखिए लास्ट में रो फैक्टर है और यहाँ पर आकर के ये जो है चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ये पूरा आपका यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसको इसमें दिखाया गया है, ठीक। इसके बाद कुछ जो स्टेप्स थे, जो कुछ टॉपिक्स हैं, कभी कभी क्या होता है जो ट्रांसक्रिप्शन है वो आपका सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रांसक्रिप्शन को तब कहते हैं जब डीएनए के जो दोनों हेलिक्स हैं या जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो आरएनए को बनाने का काम करते हैं। अगर एक ही डीएनए का स्ट्रैंड काम कर रहा है आरएनए बनाने में या ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट को करने में या ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में, अगर डीएनए का एक ही स्ट्रैंड भाग ले रहा है तो इस प्रोसेस को हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है ट्रांसक्रिप्शन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल में क्या अंतर है। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भाग लेंगे, दैट में दोनों स्ट्रैंड आरएनए को बनाएंगे तो वो सिमेट्रिकल ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और अगर डीएनए का सिर्फ एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व होगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में तो उसको हम एसिमेट्रिकल कहेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल में दोनों आ जाएंगे, अगर एक ही स्ट्रैंड जिम्मेदार होगा, एक ही स्ट्रैंड जो है ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो उसको हम
एसिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक, अगर एसिमेट्रिकल है दैट मीन अगर एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाने में भाग ले रहा है तो जो स्ट्रैंड आपका आरएनए बनाने का काम करेगा उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, जबकि दूसरे वाले स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। ये आपको मालूम है। ठीक, और जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो आरएनए को जब मतलब आरएनए के जो सीक्वेंस होंगे वो सेम कोडिंग स्ट्रैंड के पास भी होंगे, बस डिफरेंस क्या होगा, जो कोडिंग स्ट्रैंड होगा उसके पास थाइमीन होगा। ठीक है, और जो आपका आरएनए जो बनेगा उसके पास क्या होगा, यूरेसिल होगा। यही आरएनए और डीएनए में अंतर भी है कि आपका थाइमीन है वो डीएनए का पार्ट है और थाइमीन की जगह में आरएनए के पास क्या होता है, यूरेसिल होता है, बस यही अंतर है। तो ये सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल स्ट्रैंड हुआ। और ऐसे ही आपका जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, जबकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, है ना, आपने ये पढ़ रखा है। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसको एंटीसेंस कहते हैं और जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। सेंस स्ट्रैंड कहने का मतलब ये है बेटा कि जो आपका कोडिंग स्ट्रैंड है उसके पास जो सीक्वेंसेस हैं न्यूक्लियोटाइड्स के वो बिल्कुल किसके जैसे हैं, आरएनए जो बनेगा उसके ही जैसे हैं, बस अंतर सिर्फ थाइमीन और यूरेसिल का रहेगा। बाकी जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसके पास भी वही न्यूक्लियोटाइड बेस का सीक्वेंस होगा जो कि आपके आरएनए के पास होगा, इसीलिए जो हम कोडिंग स्ट्रैंड है उसको हम सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक एमआरएनए है उसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी कहते हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सिंगल एमआरएनए जो है वो कई तरीके के जीन्स से बन जाता है। अ सिंगल एमआरएनए फॉर्म्ड फ्रॉम मैनी जीन्स। ठीक है, कई तरीके के जीन्स के द्वारा एक एमआरएनए का मॉलिक्यूल बनता है, इसीलिए प्रोकैरियोटिक एमआरएनए को हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। ठीक, इसीलिए वहां पर प्रोटीन की जो सिंथेसिस की जो प्रक्रिया है वो किसी भी इंटरनल पोजीशन से कहीं पर भी स्टार्ट हो जाती है, जबकि आपका यूकैरियोटिक एमआरएनए जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक कहलाता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब इसलिए कहा जाता है क्योंकि एमआरएनए सिर्फ एक जीन से बनेगा। ठीक है, और ये जो होगा इसके पास आपका जो इनिशिएशन साइट है वो केवल एक ही होगी, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी इनिशिएट हो जाएगा, जबकि आपका जो प्रोकैरियोट्स है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है और उसमें जो इनिशिएशन होता है या जो प्रोटीन की सिंथेसिस जो होती है एमआरएनए के अंदर वो कहीं पर से भी हो सकती है। ठीक, तो ये आपका हो गया प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, पहले पढ़ा दिया था। आज मैंने आपको यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन बताया, उसमें भी मैंने आपको ये बता दिया कि अंतर क्या क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और आपको ये भी पता है जो आरएनए की चेन होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन से बनती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमेशा आप याद रखेंगे कि आरएनए चेन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बढ़ती है। और आपका जो टर्मिनेशन है वो रो फैक्टर के थ्रू होता है, इनिशिएशन जो है वो सिग्मा फैक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, इतना आप तैयार कर लेंगे बेटा, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये क्लियर हो गया है। इसके बाद हम जो है प्रोटीन सिंथेसिस या जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं उसको तैयार करेंगे।